प्रोफेसर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, और वो भी कौन से बच्चे? जो कॉलेज वाले हैं। कॉलेज में जो बच्चे आ जाते हैं उनको बताने के लिए हमें हमारे सब्जेक्ट का ही सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब चीजें हमें बहुत जरूरी है ना। डेफ हमको बहुत जरूरी है, हमें जो करंट अफेयर्स है वो जरूरी है, क्योंकि हमारे एमपी एग्जाम के सिलेबस में मध्य प्रदेश पूरा इतना सारा 5 यूनिट में जो हमारा फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो चीजें रहती है, इंपॉर्टेंट रहती हैं। और हमारे सोशियोलॉजी में भी आपके कंप्यूटर का उपयोग है, हम सोशियोलॉजी में भी 1 यूनिट कंप्यूटर बेस्ड पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उस रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो हम रिसर्च करते हैं वहां पर आपका स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर, ये 2 सब्जेक्ट आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ जाते हैं। चूंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो एआई बेस्ड हो चुकी है, एआई बेस्ड जनरेशन जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को इफेक्ट डाल रही है। तो जो कंप्यूटर है वो हमारी सोसाइटी को इफेक्ट डाल रहा है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हमें अनटच रखना है, हमें सभी सारे डायमेंशन टच करने हैं कि हाँ ऐसा है, हमको बेसिक सबका पता होना जरूरी है। अगर हमसे कोई बोलता है कि सोशियोलॉजी में क्या एक्सपेक्टेशन होती है बोर्ड मेंबर्स की सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो हम सब्जेक्ट में यदि बात करें तो समाज शास्त्र के प्रोफेसर से ये उम्मीद की जाती है कि उसको समाज शास्त्र क्या है ये एक्चुअल पता होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से ये ना होने पाए कि हम तो समझ ही नहीं पाए तो कि क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है ना। अभी जितना मैंने समझाया सभी को पता है कि समाज शास्त्र क्या है। समाज शास्त्र क्या है अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको आप सीधे सीधे 2 वर्ड में ब्रेक करो। ये आपका समाज है और ये आपका शास्त्र है। समाज शास्त्र क्या है? तो बहुत सिंपल सा है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय, ठीक है ना। ये जब आप बोलोगे बस एक लाइन है, कोई बोले समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सीधा सा। फिर यदि वो बोल रहे हैं कि जैसा मैंने भी 1-2 क्वेश्चन पूछे थे कि समाज शास्त्र जो है वो किन 2 विषयों की अवैध संतान, किसने कहा था ये जो स्टेटमेंट है? जेएस मिल ने बोला था कि समाज शास्त्र 2 विषयों की अवैध संतान है। क्यों बोला था उसने? क्योंकि ये 2 वर्ड्स नेटिव और ग्रीक है ना, उन्होंने साफ क्यों बोला? क्यों? क्योंकि जो समाज है ये आपका सोर्सेस है ना, और ये जो है आपका लोकस, इससे बना है। लोकस का मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय, और सोसियस जो है हमारा वो आपका लैटिन में आपका क्या है, इसको हम समाज से कहते हैं। लेकिन बात ये आती है, चलो ठीक है कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो जो ये आपका सोसाइटी है, अब बात आती समाज शास्त्र में देख लिया क्या है। अब बात आती है कि यदि समाज का ये वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है तो समाज क्या है। आप लोगों से बात हुई समाज क्या है, बहुत सारे डायमेंशंस आप लोगों ने बोला, लेकिन बस एक छोटी सी चीज जो थी, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को बताना चाहिए था, वो लैक हो गई। वो ये है कि जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिया से। क्रिया, एक्शन। हम बात करते हैं कि सोशल एक्शन क्या है, एक्शन क्या है, ठीक है ना। सामाजिक क्रिया के लिए आप लोग सभी ने बताया, वेबर बोलते हैं और पार्सन्स बोलते हैं। एक आपके क्या बोल रहे हैं, 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक क्या बोल रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति भी सामाजिक क्रिया कर सकता है, लेकिन उसकी क्रिया में उद्देश्य होना जरूरी है, और उस उद्देश्य पूर्वक की जाने वाली क्रिया जिसका समाज में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है वो आपकी सामाजिक क्रिया है। अब बात ये आती है
एक अकेले व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली ऐसी कौन सी क्रिया जो है वो सामाजिक क्रिया होगी। आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप लोग बैठे हुए हो और ऐसे इस पेन को ऐसे ऐसे चला रहे हो, बस हो गया। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, तो क्रिया तो हो रही है, लेकिन क्या ये सामाजिक क्रिया हुई? नहीं, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं। एक बच्चा है, वो बॉल ऐसे टप 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 कर रहा है, ठीक है ना, बॉल आपका दीवार में फेंक रहा है। आपने पूछा, बच्चे ने कहा बस ऐसे, तो भी ये एक्शन तो है बट सोशल एक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही आपसे बोला गया कि आप ये क्या कर रहे हो, तो आपने बोला इसकी स्पीड को देख रहा हूं कि किस स्पीड से और कितनी देर तक ये घूम रहा है। मतलब आप जो ये कर रहे थे इसके पीछे आपका उद्देश्य कि आप ये देखना चाह रहे हो कि ये कितनी देर तक किस स्पीड में घूम रहा है। इसका मतलब ये सोशल एक्शन है। इसी तरह जब बच्चे से आपने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो बॉल को, तो उसने क्या बोला, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कितनी देर तक मैं बॉल को ऐसे एक बार में बिना गैप किए, बिना मिस हैंडल किए उसको कर पा रहा हूं। मतलब वो जो कर रहा है वो सोशल एक्शन है। ये समझ गए ना, जब हम बोलते हैं कि एक अकेला व्यक्ति भी सोशल एक्शन कर सकता है, तो बस उद्देश्य, तो यही पर आपकी होती है कि ये जो क्रिया होती है, जब इसमें उद्देश्य जुड़ जाता है तो ये सामाजिक क्रिया हो जाती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को कुछ दिन से बोल रही हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यही सामाजिक क्रिया एक बार हुई, मैंने कोई सामाजिक क्रिया की, उसके बदले में आपने सामाजिक क्रिया की, ठीक है ना। तो जब सामाजिक क्रिया जो है उसका आदान प्रदान होने लगता है, यस, फिर क्या बन जाता है, ये अंतरक्रिया, सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक, अब यही सामाजिक अंतरक्रिया जब इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है, रिपीटिशन होने लगता है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं एक बार नोट लेने आई थी, चली गई, दोबारा आप लोगों से नहीं मिलती, ठीक है ना, तो वो सामाजिक क्रिया तो थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने आपको फीडबैक भी दिया और उसके बाद फिर हमारी दोबारा भी बात हुई, तो सामाजिक अंतरक्रिया हुई। अब यदि यही सामाजिक अंतरक्रिया रिपीट होने लगेगी तो हमारे और आपके बीच में रिलेशन डेवलप हो जाएगा, है ना। तो जो ये सामाजिक अंतरक्रिया है, जब ये आपकी पुनरावृत्ति के रूप में आएगी तो फिर आपकी ये क्या है, सामाजिक संबंध में बनेगी। और साथ ही साथ ये जो पुनरावृत्ति है वो स्थायी होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये स्थायी होने लगेगी, मतलब सामाजिक संबंध तो बना, लेकिन ये सामाजिक संबंध जब स्थायित्व ले लेंगे तो ये समाज का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। सामाजिक अंतरक्रिया की पुनरावृत्ति होने से संबंध बनते हैं और यही संबंध जब स्थायी हो जाते हैं तो ये आपके समाज के रूप में आने लगते हैं। इसी में जब ये सामाजिक संबंध स्थायी भी होते हैं और अमूर्त हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, फिर भी हमारे क्या होते हैं, संबंध होते हैं, तो वहां से संस्कृति का भी निर्माण हो जाता है। आप देखते हो ना कि समाज जो है वो आपका होलिस्टिक हो जाता है और इसके अमूर्त रूप को ही हम संस्कृति के लिए कहते हैं। तो संस्कृति भी कोई ऐसे ही नहीं बन जाती है, वो भी संबंधों और विचारों से ही बनती है। बस फिर बाद में हम क्या देखेंगे कि ये जो संस्कृति है ये दो प्रकार से होगी। जब ये अमूर्त रूप में होगी, ठीक है ना, तो हम इसको क्या कह देंगे, अभौतिक या फिर संस्कृति में ही बोलेंगे, ठीक है ना।
और संस्कृति ही रहेगी, या फिर कह लीजिए अमूर्त रूप मतलब जो अभौतिक संस्कृति है वो संस्कृति में ही रहेगी। लेकिन जब यही आपकी मूर्त होने लगेगी या उसको हम भौतिक संस्कृति कहेंगे तो ये क्या बन जाएगी आपके सभ्यता। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीजों को देखोगे और यही कॉन्सेप्ट आपको जो है वो रखना है और इन्हीं कॉन्सेप्ट का ये जो छोटा छोटा डिफरेंस है ये आपको आगे वहां पर बताना है। इसके अलावा भी हमने उस दिन बात करी थी जो, क्योंकि अभी हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको थिंकर्स के नाम की लिस्ट दे देंगे जो आपको तैयार करनी है। अब इसके अलावा आप लोग बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, समूह, समुदाय, समिति, संस्था, संगठन। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीजें क्या बताई थी, समूह और भीड़। समूह, भीड़, एकत्रीकरण जिसको एग्रीगेट कहते हैं, एकत्रीकरण, ये 3 वर्ड्स हैं। इसमें एक चीज कॉमन है, लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग। हम समूह, भीड़, एकत्रीकरण, इसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग होना, व्यक्ति होना जरूरी होता है। अब बात आती है कि जब समूह, भीड़, एकत्रीकरण सभी में हम बोल रहे हैं कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना आवश्यक है, तो ऐसे में अंतर क्या है। समूह किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जब लोग एकत्रित होते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो परस्पर अंतरक्रिया भी करते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम भी करते हैं, तो वो हमारा समूह होता है। भीड़ क्या होती है, प्रकृति जो होती है वो स्थायी होती है। भीड़ सिंपल सी बात है, वो एकत्र है, लोग हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग, मगर उसके लिए किसी भी प्रकार से उनका कोई उद्देश्य, मतलब पर्टिकुलर एक निश्चित उद्देश्य नहीं है, सबका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। पर्टिकुलर एक निश्चित उद्देश्य के लिए वो वहां पर नहीं है कि आप इसीलिए, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, आपका एक निश्चित उद्देश्य है कि आपको सोशियोलॉजी में एपी का इंटरव्यू देना है, तो आप समूह हो। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, बाहर जो लोग हैं, वहां पर जाके चौराहे में खड़े हो जाएंगे, तो भले ही सब एक साथ खड़े हैं, बट उनके अपने अपने अलग अलग है, सामूहिक उद्देश्य उनका नहीं है, इसलिए वहां पर वो एकत्रीकरण हो जाएंगे। एकत्रीकरण को क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनमें कुछ लोग कॉमन हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो वो एकत्रीकरण जो होता है वो क्वासी ग्रुप या अर्ध समूह के रूप में भी जाना जाता है, कहीं कहीं पर जगह। तो एकत्रीकरण होता है जहां पे सब कोई इकट्ठा है, बस हो गया। भीड़ जो होती है वो इन दोनों के हिसाब से और क्या हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि भीड़ जो है वो एकत्रीकरण है जो कि अलग अलग है। एकत्रीकरण मतलब उनका कुछ भी एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी एक दूसरे का परस्पर कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से वो अनजान है, अनभिज्ञ है, वो आपका क्या है, वो भीड़ हो जाती है। एकत्रीकरण में क्या होता है कि उनमें से कुछ लोगों को ये पता होता है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, भले ही वो लोग जो है एक दूसरे को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन निकल आएगा। इसमें उद्देश्य बिल्कुल कॉमन होगा, इसमें ना तो उद्देश्य कॉमन होगा, ना ही मतलब उद्देश्य होगा ही। जैसे भीड़ आप देखिए, स्टेशन पे कितने सारे लोग रहते हैं, बहुत भीड़ होती है, एयरपोर्ट पे भीड़ होती है, बस स्टैंड में भीड़ होती है, लेकिन उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर कोई आंदोलनकारी का ग्रुप जो है वहां पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं कि ये समूह है, हम रैली निकालने पहुंच जाते हैं, तो ये समूह हो जाता है। एकत्रीकरण का क्या हो गया कि सभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कोई ट्रेन आ रही है, सभी कोई ट्रेन का वेट के लिए एक साथ खड़े हैं, तो वो एकत्रीकरण है। और भीड़ में किसी प्रकार का कुछ भी कॉमन
नहीं। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस रहते हैं। समुदाय आपका निश्चित भूभाग, वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में स्थायी संबंध, और सबसे बड़ी बात है वी फीलिंग, हम की भावना, अपनत्व की भावना, तो वो समुदाय हो जाता है। समिति आपका क्या होता है? निश्चित नियम कानून के तहत ही वो गठित होती है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का समूह जो कि कुछ नियम कानून के साथ ही गठित होती है, वो आपकी समिति हो जाती है। संस्था जो होती है, संस्था और समिति में थोड़ा सा ही अंतर होता है। संस्था में भी नियम कानून चाहिए होते हैं, यहाँ पर कुछ एक निश्चित निर्धारित नियम होते हैं जिन नियमों के अंतर्गत केवल वो समिति रन करती है। बट संस्था जो होती है, संस्था में वो जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के आचरण के लिए भी नियम कानून होते हैं। जैसे जेल, स्कूल है, स्कूल में जो भी लोग आएंगे उनके आचरण निर्धारित होते हैं, तो वो संस्था हो जाती है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होती है, समिति से ये हार्ड होती है। यहाँ पर नियम कानून ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन नियम कानूनों का उल्लंघन करने पर यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड उनका रिप्लाई मिलता है। तो इस वजह से संस्था जो है वो नियम कानून में कठोर होती है तुलनात्मक रूप से समिति से। फिर संगठन, अब संगठन के लिए आपकी एक चीज और जुड़ जाती है, नियम कानून भी चाहिए, लोग भी चाहिए, यहाँ पर अधोसंरचना भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए रहती है। यहाँ पर आपकी अधोसंरचना भी आ जाती है संगठन के लिए। सब कुछ संस्था जैसा रहता है और पद सोपान आ जाता है, पद सोपान आ जाता है। इस प्रकार से संगठन बनता है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक पद सोपानिक क्रम की व्यवस्था के साथ, नियम कानून के साथ लोगों का समूह जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रयासरत होते हैं, तो वो सामाजिक संगठन बन जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप सोचे तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बोले कि ये कब कहाँ कैसा आएगा, तो हर समय आपको 4 यदि एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने इसको अपने इसके एपी के एग्जाम में देखा होगा कि 4 एग्जाम्पल रहते हैं, उसमें से हमको उस समय वो किस चीज के रूप में उसको पूछ रहा है, वहां पर हमें बताने के लिए चारों में आपसी कंपैरिजन करना पड़ता है कि हाँ ये जो है वो आपका सही है या नहीं है, इसके क्लोज है कि नहीं। तो एग्जाम आपको इंटरव्यू में भी अगर वो 4 ऑप्शन बता रहे हैं कि अच्छा बताओ ये संस्था है कि समिति है, कभी कभी बोल देते ना कि अच्छा बताओ ये संस्था है कि समिति है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि किस डेफिनेशन से ज्यादा क्लोज, उससे आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा जो है समाजशास्त्र का अनुभव बहुत जरूरी आप लोग को करना है। आप लोग को चूंकि पता है इसलिए मैं उनसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए डिफरेंस बता रही थी, क्योंकि मतलब आप लोग डिफरेंस नहीं बता पाए थे, तो फिर मैंने ये बात आई। इसके अलावा आपको थिंकर्स पढ़ने हैं। थिंकर्स आपको इसमें नहीं, इसमें आपको एक चीज और देखना है कि जब हम समाजशास्त्र के स्कूल्स की बात करते हैं तो हम 3 प्रकार से बात करते हैं, मेनली 2 प्रकार से। पहला तो हम विश्वकोशीय जो हमारी अप्रोच होती है पागम उसको बोलते हैं, दूसरा आप बोलते हैं स्वरूपात्मक जो फॉर्मल है, फिर तीसरा हमारा होता है सिंथेटिक या संश्लेषणात्मक। ठीक है ना, 3 प्रकार से हम देखते हैं कि 3 प्रकार से हम समाजशास्त्र को समझने के लिए हम दृष्टिकोण उपागम जो भी अपना रहे हैं तो वो हमको पता होना चाहिए। विश्वकोशीय उपागम में कौन से थिंकर आते हैं? ठीक है, अगस्त कॉम्टे भी आपके वही रहेंगे। ठीक है ना, अगस्त कॉम्टे विश्वकोशीय में ही रहेंगे। फिर आपका जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, जो फॉर्मल जो जर्मनी बात बनता है, यहाँ पे कौन सा हो गया अपन का फॉर्मल स्वरूपात्मक। स्वरूपात्मक में कौन कौन से आ गए? हाँ, मतलब सीवा बीटा वेग परास, मैंने ऐसे याद रखा था। ठीक है ना, हाँ चलो, आपने जब भी मीडिया किया था हमने अपने समय पे सीवा बीटा वेग परास ऐसा किया था। और यहाँ पर हमारे संश्लेषणात्मक में आ जाते हैं हासोद्वाजी, है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा आपने याद करने का तरीका है, कुछ भी कर लो। तो इस प्रकार से हम इसको, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं पूछे थे क्वेश्चंस क्योंकि मुझे लगता था कि क्वेश्चन कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर और डिमोटिवेट हो जाओ कि मुझे कुछ बन ही नहीं रहा, जबकि सबको पता है सब कुछ। मतलब इतना बड़ा टफ आपको पास करके आए वो तो बनता सब है, बस बताने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये आपको रखना है। फिर उसके बाद थिंकर्स में आप देखोगे समाजशास्त्र के पिलर के रूप में 3 थिंकर्स की बात की जाती है। समाजशास्त्र के पिलर के रूप में कौन कौन से 3 थिंकर्स हैं?
कौन कौन? हाँ, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पर मार्क्स की, दुर्खीम और वेबर, ठीक है ना। यहीं पर आप सोशियोलॉजी में स्टडी की बात करोगे तो माइक्रो स्टडी अलग चलती है, मैक्रो स्टडी अलग चलती है। माइक्रो स्टडी में क्या करते हैं हम, पर्सन जो एक व्यक्ति होता है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। जैसे आज मैंने किसी से पूछा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, मतलब बहुत अच्छा लगा था कि ये सारी चीजें आप लोगों को बनती हैं कि क्वेश्चन क्या है, आइडिया टाइप क्या है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना जिसमें अपन को लगता है कि स्टूडेंट से बहुत अच्छा बन रहा है, तो अपन ऑटोमेटिक कुछ चीजें वो बता देता है तो हमको लगता है नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको होनी चाहिए। कुछ प्रैक्टिस, मैंने सबसे पूछा प्रैक्टिस कोई नहीं बता पाया था। कार्ल मार्क्स ने अवधारणा दी थी प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने जब उस दिन पूछा था तो कोई घर जाके देखा, गूगल में डाल लो तुरंत मिल जाएगा, चैट जीपीटी कैसे नहीं मिला। हाँ, मार्क्स ने प्रैक्टिस की अवधारणा दी थी और इस प्रैक्टिस का उनका मतलब है कि विचारों को जो सिद्धांत होते हैं, जो विचार होते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, व्यवहार में लाना चाहिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, बहुत सिंपल सी उनकी अवधारणा प्रैक्टिस की। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, जो विचारों में है उनको हमें व्यवहार में लाना चाहिए। यूजीसी नेट का क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की प्रैक्टिस की अवधारणा, यूपीएससी के प्री में भी आ चुका है एक बार, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके दिमाग में आ ही गया, मतलब बात करते करते उसके दिमाग में आ गया, अच्छा प्रैक्टिस पूछ ही लिया। एक तो और जैसी अवधारणाएं हैं जो आप लोगों ने आइडिया टाइप आपने बता ही दी थी। थिंकर्स आप लोग जब पढ़ो इंटरव्यू के लिए ना, बहुत सीधी सी है, आप लोगों के पास वो मुखर्जी वाली बुक होगी, थिंकर्स की बुक खरीदे हो ना, नेट जीआरएफ हो गया, थिंकर्स की बुक नहीं खरीदे, बट वेरी गुड। ये आजकल ये चैट जीपीटी, यूट्यूब, ये सब ने ना बच्चों को किताबों से दूर कर दिया है, कोई बात नहीं। आप लोग अभी आपके पास जितना समय है, जो मटेरियल है उसी से पढ़ो। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ बना के उसके आंसर को भेज दूंगी, उसके आंसर आप लोगों को दे देंगे, जिसमें वन लाइन फैक्ट के हिसाब से थिंकर्स की बहुत सारी बुक्स में ना, कोई भी थिंकर उठाओगे ना, उसकी मतलब कोई भी बुक, उसके 4-5 पेज जो होते हैं ना, जिसमें लिखा रहता है ये थ्योरी। आप एसएस पांडे की बुक देख लोगे तो पीछे लिखा रहता है, कोई भी बुक आप उठाओगे ना, जो यूजीसी नेट जीआरएफ की जो किताबें आती है, मुझे इस समय की तो मैंने देखी नहीं है, नहीं तो ऐसा रहता है ना कि थिंकर का नाम लिखा है, उसकी सारी की सारी थ्योरी एक साथ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अपने को ये पता रहता है कि ये थ्योरी इसने दी। अपन को इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमको ये पता होना चाहिए कि किस थिंकर ने कौन सी थ्योरी दी है। कोई बुक है, बहुत फेमस बुक है, वो अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि आप दुर्खीम की या अगस्त कॉम्टे की, वेबर की, मार्क्स की, गांधी जी की, पार्सन्स की कुछ पेरेटो की एक दो किताबें और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो अभी जो अभिजन वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समय के सिनारियों में है, ठीक है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए कि पेरेटो ने दिया था और क्यों दिया था, कैसे दिया था। आइडियल टाइप इसलिए बहुत जरूरी हो गया वेबर का इस समय और इंटरप्रिटेशन के लिए जो क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको उन चीजों को पढ़ना है। गांधी जी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, गांधी जी और कार्ल मार्क्स के बीच का डिफरेंस और दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज। गांधी जी और कार्ल मार्क्स के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 3, ज्यादा तो वैसे भी नहीं पूछते हैं, 2 पूछेंगे, लेकिन अपन भूल ना जाए इसलिए 3 पता होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स और गांधी जी की सिमिलरिटी मैं आपसे पूछी थी प्यार से, एक पॉइंट बहुत अच्छा इसने बता दिया था, लेकिन दूसरी चीज में भूल गई कि अब क्या करें, ठीक है ना। जबकि पता होना चाहिए कि गांधी जी भी जो है वो कहीं ना कहीं समाज में अर्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आप स्वदेशी अपनाओ, खुद करो,
खुद सब चीजें करो, और अर्थ को ही इंपॉर्टेंस कार्ल मार्क्स में देते हैं। बस दोनों का तरीका अलग है। कार्ल मार्क्स संघर्ष की बात करते हैं, गांधी जी समन्वय की बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पूंजीपति और मतलब वो वर्ड पूंजीपति यूज नहीं करते हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि समाज के जो वर्ग है वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो गांधी जी क्या कहते हैं, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। मार्क्स क्या कहता है, ये दो ग्रुप है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लड़ाई करो और छीन लो। वो मतलब बात वही है कि तुम्हारा पैसा इनको दे दो, लेकिन ये बोल रहे हैं संघर्ष करके दो, वो कह रहे हैं स्वेच्छा से दो, है ना। तो अर्थ ही दोनों की तरफ से ये है। समाज की जो साम्यवाद की कल्पना है, समाजवाद की कल्पना है, दोनों ही कर रहे हैं कि समाज में सब लोग एक जैसे रहे, ठीक है ना। वो तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीजें ना अपन को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जब आप सोचोगे ना कि गांधी जी क्या सोचते हैं, कार्ल मार्क्स क्या सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। गांधी जी और कार्ल मार्क्स का कंपैरिजन पूछा जाता है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। इसी प्रकार से गांधी जी और अम्बेडकर जी का पूछा जाता है, ठीक है ना। गांधी जी जब भारतीय चिंतक को वो तुलना करते हैं तो गांधी जी और अम्बेडकर को, और अगर वो वैसे करेंगे तो गांधी जी और मार्क्स को करते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिक जो है वो आपको करना ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि संघर्षवादी सिद्धांतकार कौन कौन से हैं, प्रकारवादी कौन कौन से हैं, जो है फंक्शनलिज्म वाले 9 प्रकारवादी कौन है, ठीक है ना, 9 मार्क्सवादी कौन है। आपका फिनोमेनन भले ही आप बहुत ज्यादा ना जानो, बट प्रगटना शास्त्र, एथनोमेथोडोलॉजी जो है आपका, है ना, ये सारी चीजें जो आपके सिलेबस में है, उनका कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड 2 या 3 थिंकर्स के नाम। अगर आपसे बोल दिया गया कि फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड थिंकर्स बता दो, तो आपको 2 नाम पता होना चाहिए। आधुनिकतावाद से संबंधित आपके जो हमारे हैं वो पता होना चाहिए। तो ये सारी, किसने लघु गणतंत्र, गांवों को किसने लघु गणतंत्र बोला था, है ना। ये कुछ चीजें, जैसे ही लघु गणतंत्र चार्ल्स मेडकॉफ की बात आएगी, वैसे ही गांधी जी का, तो वो सारी चीजें। अच्छा, एक दो आप लोगों के 1-2 स्टूडेंट्स में मैंने डेफ में बहुत गलत चीजें पढ़ी हैं। गलत इन द सेंस भारी भरकम शब्द, नहीं वो उसको नहीं, वो तो टाइपिंग मिस्टेक थी, है ना, टाइपिंग एरर हो गई थी। तो लेकिन भारी भरकम शब्द है। भारी भरकम शब्द कैसे, अंतर विषयक, संश्लेषणात्मक, है ना, और क्या क्या था, मतलब भारी भरकम शब्द। आप समझ रहे हो भारी भरकम शब्द। तो अगर आप अपने टेस्ट में इतने भारी भरकम शब्द रख रहे हो, तो ये मान के चलो कि आपका इंटरव्यू भारी भरकम नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा आदर्शात्मक, हम ये समन्वयात्मक प्रयास करेंगे, हम शोधात्मक प्रयास करेंगे, हम प्रयोगात्मक प्रयास करेंगे। ऐसे डेफ में चीजें नहीं लानी चाहिए, है ना। हमको हमारा डेफ सुशील टाइप का होना चाहिए। सुशील टाइप का जैसे कि मतलब सामने वाले को लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा, शांत, मतलब सामने वाला खुद ही से अच्छे शब्द पूछने लगे। और जैसे आपने जो भी सेंटेंस बोला, वहाँ पे हिंदी में बोले कैसा, हिंदी वाला सेंटेंस जो इंग्लिश में समझ आता है, उनको हर बार नहीं। देखो एक बात बताए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बोर्ड मेंबर हिंदी अंग्रेजी सब समझता है। जैसे आपने सेंटेंस बोला ना, वो इंग्लिश में समझना मुश्किल हो जाता है, उसको आप इंग्लिश में बोलते तो इजीली समझ आता है, पर वहाँ तो हिंदी में ही बोलेंगे। नहीं जरूरी नहीं। अच्छा, हमने कौन सा वाला बोला, उसको इंग्लिश में, चार्ल्स मेडकॉफ वाला। अच्छा, लिटिल क्रिएटिव, हां एकदम से समझ नहीं आता। पता है, पॉज ले लिया करो, तुरंत जवाब देना आवश्यक नहीं है। मतलब हमारे मुंह से निकलो और आप आंसर दे दो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। टेक अ पॉज, आप पॉज लो, पॉज लेके अपनी चीजों को बहुत, मतलब क्योंकि हमें करेक्ट बोलना है, जल्दी नहीं बोलना है। अगर आप जल्दी बोलने के चक्कर में इनकरेक्ट बोल दोगे ना, तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो टेक अ पॉज कि हाँ ऐसा पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे जरूरी है समझ, कि हमको क्वेश्चन की समझ। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी की तो बेसिक से लेकर थिंकर्स और ये सारी चीजें, आप लोग एक काम करना, कुछ भी नहीं, सिलेबस उठाना, एपी का सिलेबस उठाना, एक तरफ से पढ़ लेना टर्मिनोलॉजी, और हर टर्मिनोलॉजी की तुरंत डेफिनेशन देख लेना, बस आपका इंटरव्यू उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी ही पूछेंगे। इंटरव्यू की तैयारी ऐसे नहीं की जाती कि हम बड़े बड़े आंसर्स बनाएं, नहीं। अगर आपने लिखा प्रोग्रेस, प्रगति, हाँ ये चीज मुझे मतलब आप लोगों को बताना था, क्योंकि ये चीज मैंने देखी, कोई नहीं बता पा रहा था। अच्छा ये बताइए कि इसकी स्पीड कम है, ठीक है ना,
लेस स्पीड, ये क्या है? उद्विकास। वेरी गुड, किसने बोला? धीमी गति से ऊपर की ओर जो विकास हो रहा है वो उद्विकास होता है, इसकी स्पीड कम होती है। सेम चीज इससे ज्यादा स्पीड और सिंगल डायमेंशन जो कि ऊपर की ओर होगा, दैट इज प्रोग्रेस, प्रगति। ठीक है ना? उद्विकास की स्पीड कम होती है, प्रगति की एक निर्धारित स्पीड होती है, लेकिन उद्विकास और प्रोग्रेस हमेशा सिंगल डायमेंशंस अपवर्ड होता है, कभी भी ये डाउनवर्ड नहीं होगा, कभी भी, नेवर। कोई बोलते कि उद्विकास नीचे हो रहा, नहीं, धीमी गति से होने वाली प्रगति ही उद्विकास होती है। हाँ, इवोल्यूशन। उतने टाइम में तो पूछी थी तो मेरे को दिमाग में क्लिक कर रहा था इवोल्यूशन। मैं एंडो करके कुछ मैंने कहा मैं छोड़ देती थी, ठीक है ना? तो उद्विकास जो है इवोल्यूशन, देन प्रोग्रेस। अब ये होता है जब हम आप लोगों से बोलते हैं कि विकास क्या है बताइए, ठीक है ना? तो आप लोग क्या बोलते हो, क्या है विकास? क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट। बिल्कुल, डेवलपमेंट को ही विकास बोलते हैं। गुणात्मक प्लस गणनात्मक नहीं, विकास आपका चौतरफी प्रगति, चौमुखी प्रगति जो होती है, दैट इज सामाजिक वृद्धि। क्या होगी? अगेन प्रगति की तुलना में स्पीड ज्यादा होना, सिंगल डायमेंशन। ग्रोथ हमेशा ऊपर होगी, ग्रोथ कभी भी डाउनवर्ड्स या आपका पैरेलल नहीं होता है, वो हमेशा आपका वर्टिकल होता है, सिंगल डायमेंशन होता है, अपवर्ड्स होता है। इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, ग्रोथ, तीनों एक चीज है, बस स्पीड का डिफरेंस होता है। हम कहते हैं ना कि सोशल इवोल्यूशन हुआ, सोशल इवोल्यूशन हुआ। हम बंदर थे, हम पहले हाथ नीचे रखते थे, धीरे से उठे, फिर हमारे घुमावदार अंगूठा आ गया। हम कहते हैं समाज शास्त्र के उद्योग में हम बात करते हैं कि हमारी 360 डिग्री आंखें जो हैं, हमारे जो कुछ हमारे मेंटल इंटेलेक्चुअल जो हमारी अतिरिक्त क्षमता है जानवरों से, और साथ ही साथ जो हमारी शारीरिक क्षमता है जो इंटेलेक्चुअल मतलब उनसे ज्यादा है, जानवरों से डिफरेंट और कुछ ज्यादा अच्छी है, उसी की वजह से जो मानव है वो बंदर और मानव के बीच का डिफरेंस आया। हम इंटेलेक्चुअल थे, इस वजह से हमने सोचा समझा, हम खड़े होने के बाद हमने देखा कि हमारा अंगूठा कैसे हो सकता है, तो हमारा अंगूठा घुमावदार हो गया, हम हाथ ऐसे मोड़ सकते हैं, जानवर हाथ ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं। फिर हमने धीरे धीरे खुद को खड़ा होना सीखा, हम स्ट्रेट हो गए, जानवर स्ट्रेट नहीं होते।